गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वेलकम टू यू न्यू डायमंड। आज जो चलेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर है, चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो मैं चलूँ रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं। तो पहले मैं सबसे प्रथम में ले लूँ रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। क्लियर? रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं सो देख लिया जाए। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले ही, क्या कहा, जब कोई पदार्थ अकेले ही अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। फिर से चलो रिपीट कर दिया जाए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ में क्या सब आता है, तत्व में ना तीनों अवस्था आता है, ठोस, द्रव, गैस, सभी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चलूँ, जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य पदार्थ से क्रिया करके, या तो एक रहे या किसी दूसरा और को ले ले और उसके साथ क्या करे, क्रिया करे, संयोग करे ना, तो उस गुण वाले मतलब करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है और तब वह क्या कहलाता है, वह प्रक्रिया जो कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर? अब जैसे मैंने दे दिया हूँ H2 प्लस Cl2। अब देखा जाए तो H2 2H था और Cl भी 2 थे, तो 2 यहाँ दे दिए तो क्या आ गए 2HCl। तो अब चलते हैं इसमें, देखते हैं कि 2HCl में अब इसमें जो है H2 अकेले तत्व में था, 2 ले लिया। H इसमें क्या हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। H प्लस H इक्वल टू H2 होगा या 2H कह सकते हैं, सही बात ना। तो ये 2 हाइड्रोजन मिलके, 2 क्लोरीन मिलके क्या बनाया, 2HCl बनाया। 2HCl मतलब HCl का अर्थ होता है हाइड्रोक्लोराइड। अब H ये हाइड्रोजन हुआ, ये क्लोरीन हुए, दोनों को क्या कर दिया, अकेले या अन्य पदार्थ से क्रिया किया। जब क्रिया किया इसी को रिएक्शन कहते हैं, जिसको हम अभिक्रिया कहते हैं। यही रिएक्शन हुआ, रिएक्शन यही हुए जिसको अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। तो यहाँ अभिक्रिया करके क्या बना दिया, 2HCl अर्थात हाइड्रोक्लोराइड। क्लियर? तो अब इसमें भी देखा जाए CaCO3, लेकिन यहाँ क्या कर दिया है, इस दोनों को क्या कहते हैं मैं अभी निचले ऑप्शन में बता रहा हूँ। एक अभिकारक है और दूसरा प्रतिफल है। अब इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अब बता रहा हूँ इस इक्वेशन में कौन अभिकारक है और कौन क्या है, प्रतिफल। कौन प्रतिफल है ये देख लिया जाए। तो हम देखते हैं कि अभिकारक जो भी होते हैं क्या होते हैं, इस रिएक्शन सीन से पहले होंगे। क्या होंगे, ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक हो गए। ये दोनों अभिकारक हो गए और इसके बाद जो बन के तैयार हुआ वो क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। अब चलो यहाँ से, तो इसमें कौन अभिकारक होंगे, ये अभिकारक होंगे और ये प्रतिफल होंगे। क्लियर? चलता हूँ। तो CaCO3 क्या हो गया, अभिकारक, और उसके फलस्वरूप जो बना क्या हो गया, CO प्लस CO2 ना, तो ये क्या हो गया, प्रतिफल हो गए। अब यहाँ से चलता हूँ, अभिकारक किसे कहता हूँ, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का क्या करते हैं, भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं। अब देखिए ये दोनों था H2 ना और प्लस Cl2, ये दोनों मिलके क्या बनाया, एक नया पदार्थ बनाया 2HCl ना। इसको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। तो अभिकारक इस तीर के निशान से पहले का जितना भी हो गया क्या हो गया, इसका पहले का हुआ, रिएक्शन करने से पहले का जो हुआ वो सब क्या हो जाएगा, अभिकारक होगा। और जो इसके फलस्वरूप बना है, तीर निशान के बाद बना है, उसे क्या कहेंगे, प्रतिफल। मतलब किसी चीज़ का प्राप्ति हो गया,
फल ना। तो हम चलते हैं प्रतिफल की डिफिनेशन देख लें। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे मैं क्या कहूँगा? प्रतिफल कहूँगा। क्लियर? अब चलता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है? उसका जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका क्रियाविधि क्या है? उसका क्रियाविधि ये है कि पहला है गैस की उत्पत्ति करता है। क्या करता है? गैस की उत्पत्ति करता है। दूसरा किसका काम करता है? अवक्षेपण का बनना, अवक्षेप का बनना। उसके बाद तीसरा है रंग में भी परिवर्तन उसका हो जाता है ना। उसके बाद अगला है ताप में भी परिवर्तन होता है। उसके आगे है अवस्था में परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहला है गैस की उत्पत्ति कैसे होता है? क्या होता है? गैस की उत्पत्ति कैसे होता है? तो मैं बता दूं, जब जस्ता की अभिक्रिया, जब दानेदार जस्ता जो होता है ना, दानेदार जस्ता, उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दूं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवा दूं। किसके साथ करवा दूं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवा दूं या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दूं ना, तो वो हाइड्रोजन गैस बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोजन गैस बन जाता है। उसी प्रकार दूसरा रूप से जब एक परख नली में, एक परख नली ले लिया जाए, उसमें थोड़ा क्या कर दिया जाए? सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें क्या कर दें? थोड़ा सा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर दें? डाल दें। क्या कर दूं? उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर दूं? डाल दूं। तो क्या होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 में बन जाएंगे। किस सब बन जाएंगे? CO2 बन जाएंगे। इसलिए हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में क्या उत्पन्न होता है? गैस उत्पन्न होते हैं। अब अवक्षेप का बनना, इसका मैं क्लियर कर दूं। गैस का बनना तो क्लियर हो गया। अब चलूं अवक्षेप का बनना। अब अवक्षेप का बनना क्या हुआ? अवक्षेप है कौन चीज? अवक्षेप एक ठोस पदार्थ। क्या है? अवक्षेप एक क्या है? ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में क्या होता है? पृथक हो जाता है। क्लियर? और दूसरा में अगर जो मैं कहूँ, दूसरा रूप में इसका उदाहरण दूँ कैसे होता है सो बता दूँ, तो सोडियम क्लोराइड ले लीजिए। ठीक है? उसका एक जलीय विलयन ले लीजिए ना। क्या करना है? उसका जलीय विलयन ले लीजिए, उसमें सिल्वर नाइट्रेट डालिए। क्या डालना है? सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाल दीजिए। किसमें? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का क्या कर देना है? विलयन डाल दीजिए। और जब विलयन डालिएगा ना, तो सिल्वर क्लोराइड का जो होगा, सिल्वर क्लोराइड होगा जो, उसको क्या होगा? दही जैसा जो है ना, सफ़ेद मतलब उजला उजला क्या होगा? अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये अवक्षेप का बनना कहलाया ना। दूसरा और उदाहरण ले लूँ, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड समझ रहे हैं? बेरियम क्लोराइड ले लीजिए, उसका जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दीजिए। क्या डालना है? किसमें? बेरियम क्लोराइड में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट का जो है सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। किसका? बेरियम सल्फेट का क्या हो जाएगा? अवक्षेप प्राप्त हो जाएंगे। ये हो जाएंगे अवक्षेपण। अब रंग में परिवर्तन कैसे होगा जी? अब चलूं अगला, तो रंग में परिवर्तन कैसे होगा? रंग में परिवर्तन के बारे में बताइएगा। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के पदार्थ के रंग में भी क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। जैसे पोटेशियम। पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन का ना, बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। कब? क्या डाल दे? नींबू का रस या कुछ डाल दे वैसा अम्लीय पदार्थ ना, तो होना शुरू हो जाएगा। या पोटेशियम डाइक्रोमेट को अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। अगर किसका नाम? पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग कैसा होता है? नारंगी। देखे हो ना, तो नारंगी जैसा होता है। और यदि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दिया जाए, कौन? सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या कर दिया जाए? प्रवाहित किया जाए उस गैस को, तो वो कैसा रंग बदल जाएगा? नारंगी से हरा हो जाएगा। वो नारंगी से क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। अब मेरा काम क्या हो गया? अब रंग में परिवर्तन भी क्लियर हो गया। अब ताप में परिवर्तन देखूं। किसमें? ताप का अर्थ हुआ टेम्परेचर। क्या हो गया? टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलते देखा होगा चूना को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कली चूना कहते हैं।
जो हम लोग घर का पुताई उताई रंगाई करते हैं वो हो गया ना। तो चलो मैं इसका रंग ताप में परिवर्तन करता हूँ। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो जब परिवर्तन होते थे कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है, तो एक जगह देखा जाए, जिस जगह अगर जो ताप में परिवर्तन हो गया उससे ताप में क्या हो गया, उत्सर्जित कर दिया, तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। और जब किसी चीज को ताप में शोषण कर लिया तो उसको क्या कह देंगे, ऊष्माशोषी। तो अब मैं एक उदाहरण देता हूं, यदि कली चूना को ढेला, चूना है ना, एक चूना का ढेला पर देखो, एक चूना ले लो, ये ढेला है चूना का, इस पर कभी पानी दिया होगा, जब घर पोताई उताई रंगते होंगे तो देते होंगे पानी, तो उसमें पानी देते होंगे तो उसमें क्या देखा होगा, ताप उसका उत्सर्जित होना शुरू हो जाता है ना होता है। तो उसमें क्या होता है, वो उत्सर्जित हो जाता है, तो इसलिए उसमें हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी भी कह सकते हैं उसको, क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। जब ही इसको जल दिए ना, जल में इस पर दिया तो क्या हो गया, ऊष्मा निकलना क्या हो गया, सम शुरू हो गया, क्या हो गया, ऊष्मा निकलना शुरू हो गया। तो ये क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गया। अब अगर जो ऊष्माशोषी का बात करूँ, ऊष्माशोषी कौन सा होगा तो मैं बता दूं, एक परख नली में थोड़ा अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, क्या लेना है, अमोनियम क्लोराइड ले लेना है, उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डाल दीजिए। किसका विलयन डालना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डाल दीजिएगा, और अभिक्रिया के फलस्वरूप उसका जो है बेरियम क्लोराइड अमोनियम एवं जल में बनते हैं। क्या बनते हैं, बेरियम क्लोराइड क्या बन जाएंगे, अमोनिया और जल में बदल जाएंगे। तो इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है, तो जिसमें परखनली को स्पर्श करने का ठंडक महसूस होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी। समझ रहे हैं, तो क्लियर है। मैं अब आगे चलूँगा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं नेक्स्ट में लूँगा। अब ऑफ करो, ऑफ कर दो। और अच्छा, अवस्था में भी परिवर्तन एक बचा हुआ ना, तो अवस्था में देखो, मोमबत्ती के देखे होंगे आप लोग, मोमबत्ती देखे हैं ना, मोमबत्ती जलता है तो क्या होता है, कुछ होता है, मोमबत्ती पहले द्रव में बदल जाता है ना, और उसके बाद कुछ वाष्प में, और उसके बाद क्या होता है, वो कुछ देर के बाद गैस में बदल जाते हैं ना, क्या बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। और गैस में बदल के बचा जो द्रव बचता है, वो द्रव क्या हो जाता है जानते हो, द्रव जो है ठोस में हो जाता है, तो वो अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो पदार्थ जो है, मोमबत्ती भी जो है वो क्या होते हैं, कभी जलने के फलस्वरूप ऐसे रख देंगे तो नहीं होगा, जब मैं उसको जलाऊंगा ना तब क्या होगा, जब जलाऊंगा तो क्या होगा, जलाने के बाद उसको क्या होगा, कुछ गैस निकलेंगे ना, गैस के रूप में, और उसके बाद कुछ द्रव के रूप में। और जब द्रव जम जाएंगे तो वो क्या होगा, बदल कर क्या किस में बदल जाएंगे, ठोस में बदल जाएंगे। यही अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो ये सभी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग जो इसका बढ़िया से आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ साथ जो है इसको बढ़िया से रिपीट करके भी सुनने के बाद जो है आपका जो है क्लियर हो सकते हैं। चलिए, नहीं ना दिक्कत, चलते हैं। अभी जो चलेंगे क्या है, मैं पीछे अभी जो बताया था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था। अभी जो बताने जा रहा हूँ वो कौन चीज़ है जानते हो, रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शंस। उस वक्त था केमिकल, सॉरी इसमें समीकरण बताने जा रहा हूँ तो इक्वेशन होगा। इससे पहले जो बताया हूँ समीकरण क्या बताया हूँ, रिएक्शन बताया हूँ, केमिकल रिएक्शन बताया हूँ। अभी जो बताने जा रहा हूँ वो क्या बताने जा रहा हूँ, इक्वेशन बताने जा रहा हूँ। तो कह रहा है केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन मैंने डाल चुका हूँ, तो देख लिया जाए। इसमें दिया गया है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो मैं आऊँ, कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या कहा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है प्लस से ना, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत या सूत्रों, संकेत हुआ कौन, जैसे H हुआ, ठीक है,
अगर जो दोनों को जोड़ दिया जाए, H हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन 1 गो, तो H2O हो गया ना, तो वो दुग्न हो गया। तो संकेत के बाद वो सूत्र बन गया, H2O क्या हो गया, जल हो गया। अब मान लिया जाए संकेत H हुआ, ठीक है, 2 H है प्लस O दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, H2O, कन्फर्म है। तो H2O हो जाता है, तो जल हो गया ना सूत्र में, ये सूत्र बन गया। तो ये क्या कहता है, संकेत या सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण है, मतलब छोटा सा निरूपण है, जिसको मैं क्या कहता हूँ, रासायनिक समीकरण कहता हूँ। लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं या सुन के भी याद कर सकते हैं। एक बार रिपीट और करना चाहता हूँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत या सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण करते हैं, उसे मैं क्या कहता हूँ, रासायनिक समीकरण कहता हूँ। क्लियर। अब दूसरा है कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। एक होते हैं संतुलित समीकरण और एक होते हैं असंतुलित। एक का नाम है बैलेंस्ड इक्वेशन, दूसरा का नाम है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर। तो दोनों का जो है मैं बता दूं कि परिभाषा क्या होते हैं। मतलब संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, गर्मी भी आज ज़्यादा है ना, तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो ऐसे समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। दोनों ओर क्या होगा जानते हो, अभी मैं रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि एक अभिकारक होगा, एक प्रतिफल होगा। तीर के निशान से पहले को मैं क्या कहता हूँ, अभिकारक कहता हूँ, और तीर के निशान के बाद को वाले को क्या कहता हूँ, प्रतिफल कहता हूँ। इस दोनों के क्या कर रहा है, ऐसे समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होंगे, समान होती है। तो जैसे मैं लिख दूं, क्या था, H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, और रिएक्शन का चिन्ह दिया। अब ये हो गया, देखो इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो यहाँ 2HCl लिख दूंगा, 2HCl। अभी तो अभिकारक है दोनों, ये प्रतिफल हो गए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितना, 2, क्लोरीन की संख्या कितना, 2, ये दोनों ये H भी 2 Cl भी 2 होते हैं। मैं यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, अर्थात संख्या सेम हो गए। क्लियर। नहीं कुछ है तो सब में 1 है, सब के नीचे क्या है, 1 है, H1 Cl1, और 2 1 के मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 2। तो इसलिए H भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन भी 2। क्लियर। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों 2 हैं, ये क्या हो गए, संतुलित हो गए। अब देखो असंतुलित बनाता हूँ, H2 प्लस O, क्या बोला मैंने, H2 प्लस O, और अभिक्रिया का चिन्ह दे दिया, तब क्या हो गया, H2O। इसका नाम जल होता है, आप लोग को पता है, लेकिन काउंटिंग किया जाए, लेफ्ट में देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना, 2, ऑक्सीजन की संख्या कितना, 1। ठीक है, ये तो है ना हाइड्रोजन वाला ना, H2 और O2 कर दूँ तब ना, मतलब असंतुलित नहीं करना है हमको, ये तो ओरिजिनल बना दिया। इसमें O की ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या कितना, 1। अब देखो लेफ्ट साइड में 2 गो, यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 1, अर्थात क्या हुआ, ये असंतुलित हो रहे हैं। क्योंकि तराजू जो होता है ना, तराजू, उसी तरह इस रिएक्शन को मान लो तराजू का डंडी समझ लो इसको। क्लियर। ये डंडी समझ के दोनों अगर जो भार है 5 किलो में, अगर जो वजन का कम सामान देगा तुमको तो क्या कहोगे, ये कम है, गलत है ना। उसी तरह दोनों का भार बराबर होंगे तो संतुलित होंगे, और ये असंतुलित हो जाएंगे। क्लियर। अब चलता हूँ, एक और जो है संतुलित करना होता है विधि होता है, जिसे मैं कहता हूँ अनुमान द्वारा संतुलित विधि।
तो ऐसा समीकरण जो होता है रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक सरल विधि है। किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए मुझे क्या है, एक सरल विधि चाहिए संतुलित करने के लिए। और संतुलित करने के लिए नहीं बोला मैंने, क्या बोला, संतुलित करने के लिए एक ऐसा विधि है जिस विधि को मैं क्या करता हूं, अनुमान विधि कहता हूं। अनुमान द्वारा क्या कहते हैं, संतुलित विधि कहता हूं। क्लियर। अब इसके आगे में मैं ये बताना चाहूंगा कि संतुलित अनुमान विधि जो कैसे बनाया जाता है वो मैं आपका देने वाला। चलो तो देखा जाए, अगला समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखेंगे अनुमान विधि से। क्लियर है। अभी चलना है समीकरण जो है संतुलित करने के लिए मैं सीखना चाहता हूँ। क्या करना है हमें, समीकरण संतुलित करना सीखना है हमको। और बहुत बढ़िया से देखा जाए ना तो आराम से सीख जाओगे। अनुमान विधि संतुलन संतुलित कैसे होगा वो हम लोग अभी तुरंत सीखेंगे। क्लियर है। तो कैसे सीखा जाएगा देख लिया जाए। कैसे सीखना है तो मैं अभी 5 ऑप्शन दिया हुआ है जो आपके बुक से ही है, ठीक है। तो मैं इसी को संतुलित करने का प्रयास करूंगा और आप लोग जो आराम से देखिएगा, गौर से देखिएगा और गौर से समझिएगा ना, तो आराम से आप लोग संतुलित कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या लिखा हूँ, mg, नाम आप लोग को जानते हैं सभी। एलिमेंट मेरा पिछले वीडियो में एलिमेंट भी पढ़ाया हुआ है, सभी का शॉर्ट नाम दे दिया है, संकेत जिसको कहते हैं। क्लियर। mg का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम, H का मतलब हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से दे दिया है। अब देखिए मुझे इसमें ये देना है, ये रिएक्शन जो हुए, रिएक्शन से लेफ्ट, इधर जो हुए सब लेफ्ट में हो गए, क्या हो गए, लेफ्ट में। और इधर जो हो गए तो क्या हो गए, राइट में। ये बाईं ओर हो गए और वो अगला क्या हो गए, दाईं ओर हो गए। क्लियर है। तो हम बाईं ओर के बारे में जानूं, मैं क्या कहा, अनुमान विधि में मैं कहा कि बाईं और दाईं ओर सब संतुलित करने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संतुलित समीकरण के लिए मुझे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, अभिकारक भी और प्रतिफल का भी परमाणु अणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर। तो मैं चलूं, अब देखूं कि mg कितना है। लेफ्ट में आता हूं तो mg की संख्या 1, और यहाँ mg की संख्या राइट में क्या है, 1, ठीक है। और देखिए h ये हुए, h की संख्या यहाँ क्या है, लेफ्ट में 1, 1, और यहाँ h की संख्या क्या हुआ, 2, ये 2 है, यहाँ 2 रहे, यहाँ 2 रहे, दोनों बात बराबर होगी, ठीक है, 2 हो गए। क्लियर। अब देखो Cl यहाँ कितनी संख्या है, 1, यहाँ Cl की संख्या क्या है, 1। तराजू आप लोग देखे हैं ना, अगर जो मान लिया जाए एक ये तराजू है, दिख रहा है यहाँ बोर्ड, ये तराजू है, ये तराजू है मान लिया जाए। इस तराजू का ये भार हुआ मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इस मेन पॉइंट पर जितना अगर जो यहाँ दूं दूंगा, यहाँ दूं दूंगा तब ना बराबर होगा। क्लियर है। अगर जो इसमें 4 दे दिया तो इसमें क्या बढ़ाना होगा, 2 बढ़ाना पड़ेगा, तो 4 देना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं देखूंगा कैसे होगा, सो देखना है। ये एक खास प्रकार के गुणांक करना भी पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुणांक करना पड़ता है एक दूसरे का जो है ना, क्या गुणांक करने के लिए हम जो है क्या करेंगे, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है ना इसलिए घाम थोड़ा ज़्यादा, पसीना ज़्यादा चल रहा है। चलो अब हमको पुराना क्या है, सो देखो हमको H2 पुराना है और Cl2 पुराना है। अनुमान विधि लगाना, अनुमान लगाना है। तो हम देखूं अनुमान लगाए, क्या लगाए, H यहाँ है और Cl दोनों एक ही साथ है ना। तो H को 2 पुराने के लिए मैं यहाँ H नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ लिख सकता हूँ 2। क्लियर है। अब देखो यहाँ 2H हो गया, क्वेश्चन में ही लिख दिया। अच्छा चलो मैं आगे नेक्स्ट लिखता हूँ आंसर करके। Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस 2HCl, अभिक्रिया का चिन्ह दे दीजिए, MgCl2 प्लस H2। क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें अगर जो मैं 2 दे दिया, इस जगह पर मैंने 2 दे दिया तो H क्या हो गया, 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया। अब यहाँ मिलाऊँ Mg1
H2Cl2 Mg1 Cl2 H2। अब देखो 1 2 2 1 2 2 क्लियर हो गए। ये हमें अनुमान लगा के पुराना है कि 2 है तो 2 पुराना है, 3 है 3 पुराना, 8 है तो 8 पुराना है। क्लियर। अब दूसरा समीकरण ले लूँ। Al में कितना है मैं ऊपर लिखता हूँ, बाद में बनाने के बाद नीचे लिख दूँगा। Al 1, Cl कितना 3, Ca कितना है 1, OH कितना है 2 गो, यहाँ Al 1, यहाँ OH 3 गो है ना, OH 3 है। अब यहाँ देखो Ca कितना है 1, Cl2 2। क्लियर है। अब देखूँ यहाँ Al मिल गया, Cl यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 3 है। अब यहाँ देखा जाए Ca अकेला है तो ये Ca अकेला है। अब किसी एक को मैं अगर जो पुराऊँ, किसी एक को अगर जो मैं किसी एक को पुराऊँ तो किसको पुराऊँ किसको नहीं पुराऊँ, सबसे पहले देख लेता हूँ OH को पहले पुराता हूँ। OH अगर जो OH को पुराऊँ यहाँ 3 तो 3 कैसे दूँ मैं, अगर जो यहाँ 1 दे रहा हूँ तो Ca क्या हो जाएगा, Ca क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ अगर 1 दूंगा तो सब कुछ तो वैसे ही रहेगा ना। दूसरा अंक दूंगा 2 दिया तो Ca 2 हो जाएगा और OH कितना हो जाएगा 4 हो जाएंगे। अब देखा जाए 2 यहाँ रहेगा, यहाँ 2 अगर जो दे दिया तो मल्टीपल हो जाता है, गुणनक हो जाता है। अब देखो तो हमको ये भी नहीं सिस्टम बना। अगर जो यहाँ 3 है यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 है यहाँ 4 आ जाएगा, तो फिर इसको एक और चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मुझे इस तरह से सजाना है कि मुझे दोनों बराबर होना चाहिए। अब बराबर करने के लिए मैं यहाँ प्लस हटाता हूँ, यहाँ मैं Al को 2Al कर दूँ क्योंकि ये Al और OH दोनों एक साथ हैं, ठीक है। Al और AH क्या है, दोनों एक साथ है। अब Cl भी इधर 3 है लेकिन यहाँ 2 ही है, ठीक है। अगर जो मैं यहाँ 2 कर दूँ Al में, क्लियर है, तो Al कितना हो जाएंगे 2 और Cl कितना होंगे गुना हो जाएंगे, 3 दूना 6। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ 3 कर दूँ तो Ca हो जाएंगे 3, ठीक है। क्या हो जाएंगे, Ca हो जाएंगे 3 और OH हो जाएगा कितना 6। अब यहाँ 2Al की है तो यहाँ भी 2 देना पड़ेगा। तो एक प्रोसेस यहाँ लगाता हूँ, पहले एक का काम करता हूँ, 2AlCl3 एक ही प्रोसेस करता हूँ, सिर्फ इसका Ca चरण फर्स्ट लिख देता हूँ, Ca यहाँ 3 दे दूँ ना, 3 दे देता हूँ, CaOH का होल 2 अब देखा जाए, अब मुझे अगर जो AH का 3 दिया हूँ तो ये एक L2 हो गया, तो यहाँ L2 करना पड़ेगा, Al2। अब Cl3 है तो मुझे अभी Cl कम नहीं है तो OH इसको उतार दूँ। क्लियर है, ये 2L पुर गया ना। अब OH को गिनो, यहाँ देखो OH 3 दूना 6 और यहाँ भी देखो 3 दूना 6, OH का मान कितना हो गया 6 हो गया ना। अब प्लस में दे दो, अब Ca बचल है और Cl2 बचा हुआ है। अब Ca कितना पुराना है 3 पुराना है और Cl कितना पुराना है 3 दूनी 6। स्पष्ट दिख ही रहा है, अगर जब मैं यहाँ 3 दे दूंगा तो Ca 3 पुरेंगे, क्लियर है, और Ca 3 पुर जाएंगे और Cl2 क्या हो जाएंगे 3 दूना 6 हो जाएंगे। मैं यहाँ कर दूँ तो ये हो गया अब 6, Cl हो जाएंगे 6 और Ca हो जाएंगे 3। अब मेरा Cl 6 पूरा और Ca 3 पूरा। अब चलता हूँ Al मैं अब लिख लूँ 2 Cl 6, क्लियर है, Ca 3 OH 6 Al2 OH 3 दूना 6 Ca3 Cl2 3 दूना 6। अब मिला लो 2 6 2 6, क्लियर। अल्युमिनियम और क्लोरीन 2, अल्युमिनियम क्लोरीन यहाँ 2 6 है, अल्युमिनियम यहाँ 2 है, क्लोरीन 6 है इधर। अब देखो यहाँ कैल्शियम है तो कैल्शियम देखो यहाँ 3 तो यहाँ 3 लिख रहा है, यहाँ 3 और 3। अब OH देखो यहाँ कितना है 6 और OH यहाँ भी कितना है 6। मेरा दोनों ओर क्या हुआ मान समान हो गया, मेरा दोनों ओर का मान क्या हो गया समान हो गया। तब जाकर आपका क्या हो गया
संतुलित हो गया। अब Fe आयरन में चलता हूँ 3 नंबर। यहाँ देखो Fe है एगो, Fe है एक, लेफ्ट राइट दोनों। यहाँ H2 कितना है 2, O 1, यहाँ O 4 गो है, यहाँ H2 क्या है 1 है, अरे 2 है 2 है। अब इसको अगर जो मैं बनाऊँ, क्या बनाऊँ, इसको अगर जो मैं बनाऊँ तो Fe यहाँ कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो यहाँ मैं Fe 3 दे सकता हूँ, 3 Fe क्लियर। अब 3 Fe दिया। अब H2 यहाँ देखो कहाँ है, H2 यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसके लिए मैं टेंशन नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन ऑक्सीजन के लिए परेशानी है। ऑक्सीजन कितना है, वो 4 है, वो क्या है 4 है। अब अगर जो वो 4 मैं यहाँ दूँ यहाँ, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, पैर मार रहे उसमें, हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, क्लियर है। अगर 4 दूँ तो तब ये 4 होंगे। अब जब मैं इसको फिर यहाँ 4 दूंगा तब नहीं, हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, Fe3 दे दिया, H2 के पहले मैं दे दिया कितना +4 H2O। अब देखो 3 आयरन, 3 गो आयरन पूरा, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन 4 गो है। पहले ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो ऑक्सीजन के लिए कर लो, ऑक्सीजन 4 गो पूरा, इसमें पूरा ना ऑक्सीजन 4 गो, तो Fe और ऑक्सीजन दोनों पूरा दिया। बचा इसका कॉलम, इसका कॉलम H2 आगे नेक्स्ट में है, अभी क्रिया चिन्ह दे दो, Fe3O4 प्लस। अब 8 को पूरा ना H, तो बस डायरेक्ट 4H2 दे दूँ तो 8 पूर जाएंगे, क्लियर। 4H2, 4 दूना 8। अब हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, आयरन 3, और हाइड्रोजन 8 और आयरन 3। अब देखो आयरन 3 हाइड्रोजन 8 क्लियर। ऑक्सीजन कर दिए, ऑक्सीजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 4, 3 8 4 3 8 4 आया, ये संतुलित हो गए, ये आपका ओरिजिनल हो गए। अब देखिए KClO3, यहाँ देखिए के कितना है 1 Cl 1 O 3 गो, K1 Cl1 O 2 गो। अब देखो, अब इसको 3 पुराना है, तो 3 कहाँ से पूरा है, 1 देंगे तो 2 ही होगा ना, जोड़ तो सकते नहीं, गुणांक कर सकते हैं। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसमें चेंजिंग क्या करूँगा। अब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 दे दूंगा, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या कर दूंगा 3 दे दूंगा, तब मुझे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, यहाँ 3 दूनी 6 होगा। अब फेरा लग रहा है, क्या फेरा लग रहा है, अगर जब मैं यहाँ 2 दिया तो के क्या हो गया, यहाँ भी 2 देना पड़ जाएगा हमको। Cl कितना हो जाएगा, तब हमको 2 देना पड़ जाएगा। तो मतलब हमको समान पुराने के लिए क्या करना है। अब मैं चलूँ तो यहाँ क्या कह रहा था मैंने, के जो लगाया हूँ यहाँ अगर जो मैं 6 पुराना हूँ, यहाँ 3 दे दूँ तो यहाँ ऑक्सीजन 6 पुर जाएंगे, क्लियर। तो ऑक्सीजन 6 पुर जाएंगे, यहाँ 3 देंगे तो ये भी 6 पुर जाएंगे। तो मैं अगर जो यहाँ 2 दूँ तो लिख दूँ 2KClO3, अभी क्रिया चिन्ह दे दो, KCl प्लस O2। अब देखो मुझे यहाँ 2 तिया 6 ऑक्सीजन हुआ है, तो यहाँ मैं 3 दे दूंगा, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, मेरा ऑक्सीजन 6 क्लियर। लेकिन पोटेशियम हमको हो गया 2, तो यहाँ पोटेशियम 2 करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, अब मुझे पोटेशियम भी 2 हो गए। क्लोरीन मेरा 2 है, तो यहाँ भी क्लोरीन मेरा क्या हो गया 2, ये संतुलित हो गए, क्लियर। आगे बढ़ूँ, अगला है एल्युमिनियम है 2 गो, एल्युमिनियम क्या है 2 गो। तो पहले नामांकित कर लूँ, 1 यहाँ 2 SO4 हो गया ना, यहाँ SO4 हो गया, यहाँ एल्युमिनियम 2 SO4 यहाँ 3 हुआ। ये जो पूरा का हॉल 3 जो दिया हुआ है ना, वही 3 हुआ। देखना जी राइटिंग ठीक है जी, मतलब आ रहा है ना, S2 क्लियर है, आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो एल्युमिनियम मुझे 2 पुराना है, तो सबसे पहले एल्युमिनियम को 2 पूरा,
2Al, अकेले था तो मेरा आसानी से ये बन गया, प्लस H2SO4। अब अभिक्रिया का चिन्ह दे दूँ, Al2SO4 का होल 3 प्लस H2। तो और आगे ले लूँ, चलो। अब हमको यहाँ गौर से देखो तो एल्युमिनियम को यहाँ 2 पुराया, तो यहाँ 2 पुर गया, तो यहाँ भी एल्युमिनियम 2 तो हो गए, क्लियर है। हाँ, अब SO4 यहाँ 3 है और H2 क्या हो गया यहाँ 1 है, तो मैं यहाँ जो है कितना करूँ, Al2 तो Al2 पूरा दिया मैंने, Al2 SO4 में ध्यान से दो, ध्यान से देखो, SO4 यहाँ अकेले है, यहाँ 3 गुण 4 गुना ही इसको कहेंगे, SO4 एक सिस्टम ही है जो SO4 यहाँ 3 हुआ है। तो मैं अगर यहाँ क्या दे दूँ 3 अगर जो मैं दिया तो SO4 कितना हो गया 3, 12 नहीं होगा 12, हाँ 12 बोल सकते हो, लेकिन S भी 12 O भी 12, ठीक है। ऐसे इसको हम 1 गिनेंगे, इसको यहाँ क्या गिनते हैं, यहाँ SO4 देखें गिने हुए ना 1, तो मैं 1 गिना हूँ। तो एल्युमिनियम अब यहाँ H2 क्या हो गया, यहाँ 3 गो नहीं 6 गुना हो गया, 3 दूना 6, तो H2 6 हो गया। अब देखो SO4 यहाँ कितना हो गया 3 गो। अब देखो इधर जो Al2 क्लियर है, SO4 हमको यहाँ क्लियर हो गया, H2 अब गड़बड़ आ गया, 6 पुराना है, तो यहाँ अगर जो मैं 3 दे दूँ तो 3 दूना 3 दूना 6, तो 6 हमको H2 पुर गए। यही संतुलित करना है अनुमान विधि से, आप बढ़िया से गौर से देखोगे। पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको क्या होगा, परेशानी ना हो। मैं पहला लेफ्ट को काउंटिंग कर लूँगा कितना कितना है, और राइट को भी काउंटिंग कर दूंगा। अब जिसमें जो चाहिए, तो एक बात ध्यान लीजिए कि कहीं मैं कुछ किया नहीं है, सिंपल सी फार्मूला मैंने कहीं 2 लगाया है तो कहीं 3 लगाया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं लगाया है। इतना उस समीकरण में कम से कम ये जो समीकरण 5 जो दिया हूँ, इस 5 इक्वेशन में सिर्फ मात्र जो मैं लगाया हूँ 2 और 3 का वर्क किया हूँ। 2 को जहाँ देता हूँ, अगर जो कहीं 2 देता हूँ तो यहाँ 6 पूरा लेता है गुणन करके, कहीं 2 दिया तो गुणांक 1 में रहेगा तो 2 पूरा आएगा, कहीं 3 गुने 2 था तो 6 पूरा आया, कहीं बस यही 3 ही फॉर्मूला पर मैंने काम करते रहा और इसका आंसर क्या आता रहा, क्लियर होते रहा। तो कहीं 3 दिए हैं तो कहीं 2 दिए हैं, तो जहाँ मल्टीपल में 3 आएगा, गुणांक में 3 आया तो 3 दूना 6 हो जाएगा। क्या